हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की कंप्लीट कर रहे हैं बुक, उसी में हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। 8 चैप्टर हमारा चल रहा था। 8 चैप्टर में हम जंतुओं की चाल पढ़ेंगे। इससे पहले जो गतिविधियां थी, मनुष्य की गतिविधियां, वो किस तरीके से हाथ की गतिविधि करते हैं, पैर की गतिविधियां, क्या अस्थि जो हड्डियां पाई जाती है उनमें जो संधियां पाई जाती हैं, उन संधियों के सहारे गति कर पाते हैं, उन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था। इससे पहले मैं दोनों जो वीडियो हैं, दोनों पार्ट हैं जो उसके 8 चैप्टर के, उसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये आज हमारा थर्ड पार्ट है और इसमें हम जो मनुष्य के हम पढ़ चुके थे, अब हम जंतुओं की चाल देखेंगे कि जंतुओं की चाल किस तरीके से होती है। तो सबसे पहला जंतुओं की चाल में हम केचुए के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, एक्टिविटी 5 करते हैं। बगीचे में चलते हुए एक केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक शाही सोख या फिल्टर पेपर पर रखिए और इसके गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े की टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आप केचुआ लीजिए। बरसात के टाइम पर ये केचुए ज्यादा निकलते हैं। अभी तो ये सर्दी का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप नहीं कर पाएंगे, इस टाइम पे नहीं निकलेंगे। तो बरसात के टाइम पर या बारिश का मौसम जैसे होता है, अगर बारिश इस टाइम पे भी हो जाए, जैसे सर्दी के टाइम पे भी, तो बिल में पानी भर जाएगा और मिट्टी में पानी भरते ही ये बाहर निकल आते हैं, आपको दिखाई देने लगते हैं ये केचुए। तो आप उनमें से किसी एक केचुए को अगर आप लें और उसको किसी उस पर फिल्टर पेपर पे रखें, उस पे, फिर उसके बाद उसकी चाल को देखें और फिर उसको लेके टाइल पर रखें। मतलब पहले फिल्टर पेपर पे रखा आपने, पहले उस पे चाल देखी इसकी, और उसके बाद आपने किसी चिकनी सतह पर या कोई टाइल्स है आपके घर में, जो उस पे आप रख के देखिए, तो आपको पता चलेगा। गति का प्रेक्षण करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, कि फिल्टर पेपर पे कैसे गति की और टाइल्स पे कैसे गति की। तो इसका अंतर देखेंगे। क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केचुए आसानी से चल सकता है? तो आप भी जानते हैं, चिकनी सतह पर केचुआ आसानी से नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा उसको थोड़ा परेशानी होगी, धीमी चाल हो जाएगी उसकी। वो फिल्टर पेपर पे आसानी से चल पाएगा। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। आप समझ रहे हैं बच्चों, केचुए में उसका जो शरीर होता है वो खंडित होता है। मतलब खंड पाए जाते हैं, कई सारे सेगमेंट पाए जाते हैं, कई सारे खंड पाए जाते हैं। तो ये खंड पाए जाने की वजह से क्या होता है, एक सिरे से चलते हैं और कई सारे छल्ले बना होता है उसके शरीर पर, कई सारे छल्ले से बने हुए दिखाई देते हैं। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, यानी हड्डियां नहीं पाई जाती है। समझ रहे हैं ना। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्या सभी में हड्डियां पाई जाती है, क्या सभी में अस्थियां पाई जाती है? तो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, जो मछली से पहले के जो जीव होते हैं, नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं, उनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। तो वो अकशेरुकी जीवों में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं बच्चों। तो अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। मतलब इनमें पेशियां पाई जाएंगी, क्योंकि हमारी हड्डियों को गमन कौन करा रहा था? पेशियां करा रही थी। आपने हाथ की हड्डियां देखी थी हमने, तो वो गमन कौन करा रही थी? पेशियां गमन करा रही थी। उसी तरीके से केचुए के शरीर में भी क्या पाई जा रही है? पेशियां पाई जा रही हैं, और इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। तो पेशियां क्या करती हैं? शरीर को पहले सिकुड़ती हैं, मतलब पास आ जाता है। जैसे मैं अभी इसमें बताऊं आपको थोड़ा सा, जैसे कि ये केचुआ है, अभी इसको देखें हम, ये केचुआ है और इसके इतना बड़ा शरीर है, और जब ये चलेगा तो ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा और थोड़ा छोटा हो जाएगा आकार में, और जैसे ही फिर आगे की तरफ फिर बढ़ेगा तो ये लंबा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से पेशियां क्या करती हैं? गमन करती हैं। तो ये सिकुड़ के और फिर फैल के चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के जो चलने के दौरान केचुआ क्या करता है? अपने शरीर के
पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है, यानी अपने पीछे का जो भाग होता है, जो शरीर का पीछे का भाग, उसको भूमि में क्या कर लेता है, जकड़ लेता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो पीछे वाला भाग है उससे केचुआ पकड़े रहता है, फिर जैसे ही अपने आगे वाले हिस्से से वो इस तरीके से पकड़ता है जमीन को, तो वो पीछे वाले भाग को छोड़ देता है, पश्च वाले भाग को छोड़ देता है, इससे उसकी गति होती है। तो पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है, इसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है, संकुचित करेगा और तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। समझ रहे हैं? फिर आगे की तरफ खींचेगा, इस तरीके से आगे की तरफ खींचेगी और वो आगे की तरफ बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं? ऐसे फिर बाद में फिर आगे की तरफ, इधर पीछे का छोड़ देना, फिर आगे की तरफ, इस तरीके से गति करना क्या है, मतलब इस तरीके से। आप समझ रहे हैं? ऐसे पहले आगे की तरफ, फिर इस तरीके से, तो ये गति करते हैं। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं, यानी शरीर में एक चिकना पदार्थ होता है जो चलने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किसी प्रकार टिकाता है। तो आप समझ रहे हैं, अगर चिकनी सतह होगी तो शरीर से चिपका नहीं सकते, टिका नहीं सकते चिकनी सतह की वजह से। तो ये शरीर को जमीन से क्या है, टिका लेता है और इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख पाए जाते हैं। आप समझ रहे? शरीर में छोटे, ये देखिए आप इस केचुए को, इसमें छोटे छोटे पैर जैसे इसमें छोटे छोटे सूख पाए जाते हैं, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे, इस तरीके से जो पैर लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है वो सूख से, तो वो सूख पाए जाते हैं। जैसे बाल जैसी आकृति होगी, बहुत महीन होंगे, बाल जैसे होंगे, और ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं, ये अंदर पेशियों से जुड़े रहेंगे। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि किससे चलता है, जो गमन होता है केचुए का वो सूख से होता है, तो उसके सूख पाए जाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, यानी केचुए का जो भोजन होता है वो मिट्टी होती है, तो मिट्टी को खाता है और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है, जो पचता नहीं है उसे शरीर से वो बाहर कर देता है। केचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को खाता है और मिट्टी में जो पदार्थ जो पचते नहीं है उन्हें क्या कर देता है, मिट्टी में डाल देता है। तो ये इससे क्या हो जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, उपजाऊता बढ़ती है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो आप समझ रहे हैं, पौधों को फायदा होता है। बहुत सारी खाद भी जो होती है वो बच्चों इसी तरीके से अपशिष्ट पदार्थों से बनती है, तो वही अपशिष्ट पदार्थों से बनती है, तो वही केचुआ भी वही कार्य कर रहा है, मिट्टी को खा रहा है और अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल के क्या कर रहा है, मिट्टी को उपजाऊ कर रहा है। तो ये तो हमने क्या देखा है, केचुए की चाल देखिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे घेंगा, जो घोंगा है, सॉरी घोंगा, घोंगा की देखेंगे। जो देखिए क्रियाकलाप 6 करेंगे, एक्टिविटी 6 है, किसी बगीचे से एक घोंगा पकड़िए। जो सीप होता है, जो इस तरीके से आपने देखा होगा, जब घर में किसी का नया नया घर बनता है तो बजरी देखी होगी आपने, तो उस बजरी में इस तरीके के बहुत सारे सीप से आपको मिल जाएंगे। या फिर बगीचे में, सबसे ज्यादा बगीचे में लाइव होता है। आपने बजरी में तो ये खाली खोखले ही देखे होंगे आपने, शंख जैसी आकृति के इस तरीके, पर लेकिन आपको बगीचे में पेड़ पौधों में इस तरीके से मिल जाएगा। तो बगीचे से एक घोंगा पकड़िए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इस तरीके से देखो बच्चों, ये शंख जैसी इस तरीके से आकृति, ये खोल है, इसका कवर है, जिसमें ये जो जीव होता है, ये वाला जीव, ये घोंगा क्या हो जाता है, इसी के अंदर पूरा चला जाता है। तो ये कवच, इसे कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। समझ गए आप? ये घोंगे का क्या है, बाह्य कंकाल है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता। ये आप ये मत समझिए कि ये अस्थियों का बना है या उसकी हड्डियों का, नहीं, ये अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकल एकक होता है,
एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, ये घोंगे के साथ खिंचता जाता है। यानी ये चलने में सहायता नहीं करता है, ये वाला जो खोल है ये केवल प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे ही उसको लगता है कि कोई मतलब कोई चीज सामने है या उस पर कोई संकट उसको समझ में ऐसा आता है, तो वो इसके अंदर क्या है, छिप जाता है, वो इसके अंदर रहता है ये खोल। एक तरीके से यूं समझ लो कि एक तरीके से इसका रहने का एक घर है, जो जो इस घर को वो लेके अपने साथ पीठ पर क्या करता है, घूमता है इधर उधर। आप समझ रहे हैं? तो ये कोई हेल्प नहीं करता है कि ये चलने में सहायता करे, जबकि इसको लेके वो खिंचता है, वो अपने मतलब अपने शरीर को खींचता है, इसी को लेके भी अपने साथ साथ लेके चलता है। तो यह घोंगे के साथ खिंचता है, आप समझ गए होंगे। घोंगे को कांच की पट्टियों पर रख कर इसका प्रेक्षण कीजिए। आप कांच की पट्टियां हो और उस पर रख दें तो देखें कि ये चल पा रहा है कि नहीं। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टियों को अपने हाथों से अपने सिरे से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग को प्रेक्षण कीजिए। मतलब ये है, अगर कांच की पट्टियां सीधी रखी हुई हैं और उस पे घोंगा रख दिया है, जैसे आपने ये घोंगा रख दिया, अब मैं इसमें आपको बताऊं, ये कांच की पट्टी हुई और इस पर घोंगा रखा हो इस तरीके से। अब देखिए मेरा कर्सर थोड़ा चल जाए तो आपको थोड़ा समझ में आए। ये घोंगा समझ लीजिए, बस थोड़ा सा मेरा ऐसा ड्राइंग है। तो ये घोंगा इस तरीके से चले और आप इसको क्या कर ले, उठा ले, उठा लें, जैसे उठा लिया ये, तो ये क्या करेगा, ये फिर नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ, यानी यहां से ये नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तो नीचे भी चलेगा। यानी आप उसको ऊपर करके भी देखें तो वहां नीचे से भी वो चलेगा। तो उसकी वो चाल को देखना है आपको और ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर के उसके चलने का ढंग का प्रेक्षण कीजिए। कांच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा। समझ रहे हैं? जैसे ही कवच का छेद खुलता है, जो कवच है उस कवच में से एक संरचना बाहर आती है, उस वही तो जीव होता है। वो कवच थोड़ी ना जीव है, कवच तो एक खोल है और उसके अंदर जो जीव है वो तो मांसल संरचना सिर से बाहर आते देखा होगा। तो ये देखना है। और मोटी संरचना इसका जो पाद वाला यानी पैर वाला हिस्सा है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। जब अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए और पैर को लहरदार गति देखिए। मतलब आप कांच को ऐसे करके देखेंगे तो नीचे वो उस कांच में से उसकी चाल क्या करेगी बच्चों, दिखाई देगी। ऐसे जैसे आप मेरे हाथ को देख पा रहे होंगे, यहाँ यहाँ घोंगा चल रहा है और आप इधर से अगर देख रहे हैं तो उसकी चाल को क्या है, स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे नीचे से। तो ये क्या, ये घोंगे की गति केचुए की गति के तीव्र है या धीमी है? तो आप देखेंगे कि दोनों ही इसी तरीके से चल रहे हैं लगभग। वही है, अपने आगे पीछे वाले हिस्से पर जोर लगाना, पश्च वाले फिर अग्र हिस्से से आगे बढ़ना, इस तरीके से आप देखेंगे। और थोड़ा सा आप भी अनुमान लगाएंगे कि लगभग आप ही को बताना है कि लगभग कौन तेजी से चलता है, केचुआ चल रहा है कि घोंगा चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने दो चीजें देखी, किसकी, केचुए की और घोंगा की। अब हम तिलचट्टा यानी कॉकरोच की देखेंगे। तिलचट्टा किस तरीके से चलता है। अब तिलचट्टा के तो आप भी जानते हो पैर होते हैं। तो ये देखेंगे क्रियाकलाप 7 यानी एक्टिविटी 7 करेंगे, किसी कॉकरोच यानी तिलचट्टा का प्रेक्षण कीजिए। कॉकरोच देखिए, यहाँ पे मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये तिलचट्टा, ये आपने घर में देखा होगा। अब कई बच्चे इसको झिंगुर बोलते हैं, पर लेकिन झिंगुर अलग होता है और तिलचट्टा यानी कॉकरोच अलग होता है। आपने काले कलर का इस तरीके से उसके पंख देखे होंगे, इसका कलर भी अलग है, उस झिंगुर से भी अलग है। झिंगुर थोड़ा छोटा होता है आकार में, थोड़ा शरीर भी उसका थोड़ा कमजोर होता है और इसका लगभग क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये देखिए
चाल तो लगभग दोनों की सेम सेम सी, पर लेकिन सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि तिलचट्टा बहुत तेजी से चलता है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। यानी उसके पंख पाए जाते हैं तो वो उड़ता भी है। और इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता होते हैं। 3 जोड़ी का मतलब कितना हो गया बच्चों? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कितनी जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जैसे मकड़ी का पूछ लिया या उसका पूछ लिया। तो ये मकड़ी की ही उनकी ही प्रजाति है, ऑर्थोपोडा उसी के ही है संकेत। तो ये जो जॉइंट वाले जो पाए जाते हैं पैर, तो इनके क्या होते हैं? 6 पाए जाते हैं। 6 जैसे तीन तीन इधर साइड में, तो 3 इधर साइड में पाए जाएंगे। 6 पैर इस तरीके से पाए जाएंगे। किसी में 8 मतलब जो जीभ पाए जाते हैं, और जो जीभ पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा में, उनमें 4 जोड़ी भी मिलते हैं, 8 पैर भी पाए जाते हैं। इस तरीके से उनमें पाए जाते हैं। तो 3 जोड़ी पाए जाते हैं किसमें? तिलचट्टा में पाए जाते हैं, जो चलने में सहायता करते हैं। यानी पैरों से चलता है तिलचट्टा, पंखों से उड़ता भी है। इसका शरीर कठोर होता है, आप समझ रहे, कठोर होता है। बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। अब बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, इस वजह से ये कैसा होता है? इसका शरीर ऊपर से कठोर होता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है। यानी कि जो कंकाल है वो एक के पास एक परस्पर जॉइंट है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यानी कि मैंने बताया ना, जॉइंट्स पाए जाते, संधियां पाई जाती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये गति संभव हो पाती है। यानी पैरों से चलते हैं और पैरों पे जॉइंट्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी संधि पाई जा रही है, यहाँ पे भी संधि पाई जा रही है, और इस तरीके से ये आपस में क्या है? संधियों से जुड़े रहते हैं। इस वजह से आसान से वो चल पाते हैं। वक्ष से 2 जोड़ी पंख, समझ रहे हैं? अब ये देखिए, अब ये वक्ष यानी कि इधर वाले भाग से, ये वक्ष वाला भाग है, जहां आप भी जानते हैं ये चेस्ट वाला यानी वक्ष वाला भाग है, जहां से पीठ के इधर सिरे पे, ये पीठ का वाला जो सिरा है, यहाँ से 2 जोड़ी पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर के सकरे और पिछले पैर के चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तो आप देखिए, जो आगे के पैर है वो कैसे है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे सकरे हैं, इतने ज्यादा नहीं है। पीछे के पैर कुछ ज्यादा क्या होते हैं? चौड़े और लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, और पतले होते हैं आकार में। तो इस तरीके से होते हैं, जिससे पीछे ज्यादा प्रेशर किया तो आगे की तरफ क्या है? गमन कर पाते हैं। तो ये तिलचट्टा, और तिलचट्टे की विशिष्ट पेशियां होती हैं तिलचट्टे में। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं, और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के समय उड़ने के समय में उसके पैरों को गति देती है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जा रहा है, पर लेकिन हड्डियां यानी अस्थियां नहीं पाई जाती। तिलचट्टे में भी हड्डियां नहीं पाई जाती। आप इस चीज को ध्यान रखना। जैसे केचुए में नहीं पाई जा रही, घोंगा में नहीं पाई जा रही, उसी प्रकार से तिलचट्टे में भी नहीं पाई जा रही। अब देखिए, हम पक्षियां यानी बर्ड्स पढ़ रहे हैं। बर्ड्स में क्या है? एक्टिविटी 8, पक्षी हवा में उड़ते हैं। आप जानते हैं कि पक्षी क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं, यानी उनमें पैर भी पाए जाते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं, कुछ तैरने का भी काम करते हैं। और पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो उड़ने के लिए अनुकूलित कैसे होता है? क्योंकि उनकी हड्डियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी वायु भरी होती है उनकी हड्डियों में। देखिए, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी वो खोखली होती हैं। हड्डियां खोखली होने की वजह से उनमें हवा भरी रहती है, और वायु प्रकोष्ठ होते हैं, हवा इसमें जाती है, आती बाहर निकलती है, जिनके कारण उनकी अस्थियां कैसी हो जाती हैं? हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद यानी पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो आप समझ रहे हैं इसको? देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से, ये आगे वाले तो पैर जो होते हैं, अग्र वाले पाद जो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं, जो पश्चपाद होते हैं वो क्या है? पैरों में रूपांतरित रहते हैं, और इनसे वो चलते हैं।
तो कंधे की देखिए, आप यहाँ पे भी यही लिखा है, अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं, तो ये रूपांतरित हो जाते हैं। कंधे की अस्थियां जो होती हैं मजबूत होती हैं, कंधे की अस्थियां, क्योंकि भाई पंखों को उड़ना है तो उसके लिए मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। वक्ष भाग में इनके पंख पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच में पाए जा रहे थे उसी प्रकार से इनके पंख भी वही वक्ष वाले भाग से है। तो इनकी वक्ष की जो अस्थियां होती हैं वो उड़ने में पक्षियों को जकड़ने के लिए क्या है, रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं, तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में भी सहायता करती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो पक्षी है उसमें अस्थियां पाई जाएंगी, यानी हड्डियां पाई जाएंगी, पर कॉकरोच में नहीं पाई जाएंगी। लगभग आपको समानता कुछ कुछ दिख रही होगी कि पंख पाए जा रहे हैं, इसके भी वक्ष भाग से जुड़े हुए हैं, इसका भी मजबूत है, बाह्य कंकाल सब भी पाया जा रहा है, पर लेकिन हड्डियां अस्थियां नहीं पाई जाती, पक्षियों में जरूर पाई जाती हैं। तो ये ऊपर नीचे करने के लिए आपने इसका देख लिया कि ये किस तरीके से गमन करते हैं। आइए बच्चों मछली का देखते हैं। मछली यानी कि फिशिस वर्ग से, तो फिशिस जो है वो कैसे गमन करती हैं, किस तरीके से गति करती हैं। तो एक्टिविटी 9 करते हैं। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे और इसे धीरे से धक्का दीजिए। आप समझ रहे, कागज की नाव भी कैसी होती है, कागज की जो बोट होती है आप ऐसे बनाएंगे लगभग इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये भी इस तरीके से भी नहीं, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या बना दिया। अब मेरा थोड़ा माउस ठीक से चले तो मैं आपको बताऊं कि कुछ आप इस तरीके से पतला, चलिए आपने देखी होगी कागज की नाव, चलिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको, इसी में है। देखिए ये बनी हुई, ये देखिए, तो कागज की नाव आप देखिए ये बिल्कुल, और इसमें है ना ये पतला नुकीला हिस्सा है आगे की तरफ, आप इसको देख पा रहे होंगे सही तरीके से। तो ये जो क्या है, क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है, तो जो ये धक्का देंगे, जैसे हम इस नाव को, जैसे कागज की नाव है और इसको पकड़ के पीछे से हमने धक्का दिया, तो ये थोड़ी दूर तक क्या है, तेजी से जाती है। अब नाव की दोनों सिरे से पकड़कर इसे ऊपर से धक्का दीजिए, यानी अब इसको यहां से पकड़ ले, देखिए पीछे से धक्का दिया तो वो है, अब ये यहां से पकड़ ले, हम बीच में से पकड़ ले, तो दोनों सिरों को पकड़ कर, अब नाव के दोनों सिरों को, सॉरी नाव का ये वाला सिरा भी पकड़ लीजिए और ये वाला सिरा, दोनों को पकड़ लीजिए और धक्का दीजिए, तो वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार की नाव जल में सरलता से चल सकती है? अगर दोनों साइड से अगर हम पकड़ ले, इस साइड से भी पकड़ ले, इस साइड से, तो मुझे नहीं लगता कि ये ढंग से जा पाएगी। अगर हम एक ही साइड से पकड़ के उसको धक्का देते हो और एक साइड से वो क्या है, उसका नुकीला भाग है, तो वो आसानी से क्या है, चल पाती है। तो क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? देखिए, आप खुद देखिए, ये मछलियां हैं और इसकी आकृति आपको आगे साइड से भी कैसी दिखाई दे रही होगी, नाव के समान नुकीली दिखाई दे रही होगी। तो इसी तरीके से एक मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है, यानी कि शरीर का जो आकृति होती है आगे से तो कैसी है, नुकीली है, मतलब बिल्कुल नुकीली है, और बीच में से कैसी हो गई, मध्य में थोड़ी सी क्या है, देख रहे होंगे आप, थोड़ी चौड़ी है, और फिर दोबारा से क्या हो गई, पतली हो गई, यानी नुकीले आकार की हो गई, यानी कि इस तरीके से। और यहाँ पे जो उनके पंख हैं वो कैसे हैं, पतले हैं, और आगे और पीछे का सिरा कैसा है, नुकीला है। तो ये देखिए, ये आकृति और ये आकृति, ये नुकीली है आकृति, तो हम ये क्या बोल सकते हैं, इन शरीर को हम धारा रेखीय आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, धारा रेखीय। और इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। धारा रेखीय शरीर होने की वजह से जल क्या होता है, इधर से आता है और इस पे से क्या होता है, निकल जाता है। तो
मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। अब आप समझिए कि जो पूरा शरीर जो होता है मछलियों का, उसमें क्या है, मजबूत पेशियां पाई जाती है, बिल्कुल दृढ़ पेशियां पाई जाती है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ा होता है तथा पुच्छ विपरीत दिशा में जाती है। यानी इस साइड में अगर मछली, आप समझे, देखिए ये क्या क्या कहना चाह रही है लाइन, ये लाइन ये कहना चाह रही है कि जिस साइड में मुंह होगा, यानी अगर मान लीजिए इस साइड में मुंह है, तो पैर कहाँ, जो पंख है वो किधर जाएंगे, पक्षपात के जो पीछे के हैं, पूछ, जो पूछ वाला हिस्सा वो हो जाएगा विपरीत इधर। अगर वो इधर मुख है, इस साइड है मुख, तो कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, यानी विपरीत, दोनों विपरीत होते हैं। तो देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पे तो देखिए, ये इस तरीके से मुख इस साइड है, तो ये इस साइड है, और मुख फिर इस साइड हो गया, इधर वाली साइड, तो ये मुख, पूछ इधर आ गई। अब ये मुख इधर साइड हो गया, तो पूछ इस साइड आ गई। तो आप देख रहे होंगे मुख से विपरीत दिशा में पूछ की गति होती है। मछली चित्र 8.23 के अनुसार शरीर को मोड़ती है और तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस तरीके से करने से क्या होता है, झटका सा लगता है, और आप देख रहे होंगे पहले इस साइड थी और फिर धीरे धीरे क्या है, आगे की तरफ मछली क्या हो रही है, गमन कर रही है, गति कर रही है। तो इसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाने के कारण क्या लग रहा है, झटका सा लग रहा है और आगे की तरफ बढ़ पा रही है। इस प्रकार की क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है और पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। यानी पूंछ के जो पंख पाए जाते हैं, फिन जो पाए जाते हैं, वो बच्चों क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये वाले फिन क्या करते हैं, मदद करते हैं मछली की तैरने में। और मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाते हैं, दिशा निर्धारण में भी सहायता करते। तो आप समझ रहे हैं, जल गमन के साथ साथ दिशा निर्धारण करने में भी सहायता करते हैं पंख। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र यानी फ्लिपर, है ना, फ्लिपर पहनते हैं। फ्लिपर वो जो होते हैं पहनते हैं, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अगर आपको मैं बताऊं बच्चों, अगर आपने नहीं देखे हैं गोताखोर, तो आप जानते हैं, देख लेना, थोड़ा नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि वो अपने पैरों में इस तरीके से मछलियों की पैर, हाथ, जैसे पंख होते हैं ना, पंख, इस तरीके से क्या है वो पहनते हैं, फ्लीपर पहनते हैं वो इस तरीके से, जैसे इस तरीके से उनमें, इस तरीके से, ये देखिए पैरों में इस तरीके से पहनते हैं, जैसे आप मेढक में देख सकते हैं। तो मेढक में मेढक के पैरों में बीच में जाल से पाए जाते हैं, ऐसे वो फ्लीपर पहनते हैं, उनमें भी जाल पाए जाते हैं, और वो तैरने में क्या करते हैं, सहायता करता है। तभी तो मेढक क्या होता है, उभयचर होता है, वो स्थल पे भी रह लेता है और पानी में भी तैर लेता है अच्छे से। वो इसी वजह से तैर पाता है क्योंकि उसके जो पाद होते हैं उनमें क्या है, जो पक्षपाद होते हैं जो पीछे के, वो तैरने में सहायता करते हैं। तो वो उनके पैर में क्या है, जाल पाया जाता है, पाद जाल पाया जाता है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जिस प्रकार पक्षी में हड्डियां पाई जा रही है, उसी प्रकार मछलियों में भी हड्डियां पाई जाती है। मछलियों से जो निम्न श्रेणी के हैं जीव, उनमें नहीं पाई जाती हैं हड्डियां, पर मछली में पाई जाती है। तो आप सर्प की गति देखते हैं, हमने पक्षी की गति देख ली, हमने देखिए सबसे पहले केचुआ, उसके बाद हमने घोंगा, तिलचट्टा, पक्षी, मछली, अब हम सर्प की देखेंगे चाल। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है, बिल्कुल एकदम केचुए देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोग केचुए और सांप में फर्क नहीं कर पाते। कभी कभी केचुआ भी चलता है तो उसको भी लोग क्या बोल देते हैं, अरे सांप सांप, पर लेकिन केचुए और उसमें यही फर्क है। सबसे पहला फर्क तो ये, केचुए का जो शरीर होता है वो खंडित होता है, यानी खंडों में बटा होता है। सांप का शरीर खंडों में नहीं बटा होगा। सांप बहुत तेजी से गमन करेगा और हमेशा पहले मतलब इस साइड मुख करेगा, फिर उस साइड मुख करेगा, वो इस तरीके से सर्पला
सर्पिलाकार आकृति में क्या करेगा, गमन करेगा। इस तरीके से बिल्कुल सांप की आकृति गमन जो करनी है वो सर्पिलाकार होती है, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी। केचुआ इस तरीके से गति नहीं करता है। केचुआ तो लगभग आपका पीछे फिर आगे फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या है वो आगे की तरफ इस तरीके से गति करेगा। और सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, यानी इधर से लेके पूरा मेरुदंड यानी हड्डी पाई जाती है। समझ रहे हैं बच्चों? कभी कभी बच्चे इसीलिए तो कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको आ, असमंजस हो जाती है कि भाई केचुए में भी क्या पाई जा रही होगी, हड्डी पाई जा रही होगी, या फिर यूं बोल देते हैं कि सांप में भी हड्डी नहीं पाई जा रही, जब केचुए में नहीं पाई जा रही सांप में भी नहीं पाई। पर लेकिन केचुआ तो एक निम्न श्रेणी का जीव है, पर लेकिन सांप एक उच्च श्रेणी का जीव है। वो कॉर्डेट है, यानी मेरुदंड पाई जाती है, कशेरु की है। सर्प रेप्टिलिया में आते हैं, यानी सरीसर्प है ये, रैंक के चलने वाले जीवों में। जैसे छिपकली में पाई जाती है, ऐसे ही छिपकली इसी की संघ की सदस्य है, तो इसमें भी पाई जाती है हड्डी, और ऐसे छिपकली में भी पाई जाती है। तो सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। बहुत सारी पेशियां पाई जाती हैं जो सर्प को क्या करती हैं, चलने में सहायता प्रदान करती हैं। और वे परस्पर क्या होती हैं, आपस में पेशियां जुड़ी रहती हैं। तो समझ गए आपको, सांप इस तरीके से गति करता है, कुछ सर्पलाकार, और चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, यानी वो पेशियां आपस में बहुत सारी चीजों से जुड़ी रहती हैं, और वो चाहे दूर दूर हो तो भी आपस में जुड़ी रहती हैं। तो पेशियां मेरुदंड यानी कि कशेरुका, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। जो पेशियां होती हैं वो मेरुदंड को भी जोड़ रही हैं, पसलियों को, त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, वल्लों में मुड़ा होगा बिल्कुल। और इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है, यानी वलय में मुड़ा रहता है और वो वलय में गमन करता है। इस तरीके से इधर करेगा तो फिर आगे की तरफ जाएगा, यानी उसकी जो वलय होती हैं वो पीछे से आगे की तरफ चलती हैं। आप समझ रहे हैं? पीछे से वो तरंग रूप में, इस तरीके से तरंग रूप में कि पीछे से आगे की, और जैसे ही आगे की तरफ चलेगी तो बढ़ेगा, फिर बाद में फिर पीछे से, इस तरीके से। तो ये तरंग के वलय के रूप में इस तरीके से बढ़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसके आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय का बनता है, खंड नहीं है, खंडों में विभाजित नहीं है, वलय है। और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देती है। ये तरंग के रूप में इस तरीके से वलय, वलय का मतलब इस तरीके से आगे की तरफ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से क्या है, आगे की तरफ चलने के लिए क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं। इसको दोबारा बनाते हैं तब आपको समझाते हैं। इस तरीके से आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो वलय के उसमें अब देखिए यहाँ पे, इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, यानी पीछे से एकदम वलय की तरह वो निकलता है और आगे की तरफ, तो इससे वो क्या है, धक्का लगता है एकदम आगे की तरफ, और बहुत तेजी तेजी से वो चलता है। परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। ये सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा, वो आपको टेढ़ा मेढ़ा गति, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से गति करते हुए नजर आएगा। तो इसमें देखिए, हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में बहुत सारी गतियों के बारे में देखा, विभिन्न जंतुओं की जो जो गतियां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करी। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं, और इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में भी अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक, जो ग्रीक दार्शनिक है हमारे, अरस्तु, ग्रीक के दार्शनिक जो अरस्तु है, ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स, जो गैट ऑफ एनिमल्स है वो पुस्तक किसकी है, अरस्तु की है। मैं स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं कि कैसे गमन करते हैं, कैसे गति करती है, क्या है। तो ये विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, उनमें ही क्यों पाए जाते हैं, किसी में कशेरुका पाई जा रही है, किसी में नहीं पाई जा रही, किसी में सूख पाए जा रहे हैं, किसी में नहीं पाए जा रहे, किसी में वलय पाई जा रही है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके भी हो रहे होंगे, दिमाग में उठ रहे होंगे। तो ये विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति
किस प्रकार सहायता करते हैं। तो समझ रहे हैं कि जैसे शूक है, केचुए में पाए जा रहे हैं गमन के लिए, पैर पाए जा रहे हैं पक्षियों में, तो इस तरीके से उनकी गमन करने में किस तरीके से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये हमने अभी जाना भी है, अभी पढ़ा भी है। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानता एवं विभिन्नता है, विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है, तो चलने के लिए कितने अंग जरूरत होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय के 4 पैर होते, गाय और भैंस के 4 पैर। बहुत से जंतु समपादी होते हैं। और क्यों हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है, हमारे पैर अलग मुड़ते हैं, अलग चलते हैं, अलग दिखते हैं, हमारे हाथों से अलग होते हैं बिल्कुल। इतने अधिक प्रश्न संभवतः है आपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है, हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। तो बच्चों ये जो चैप्टर्स है इसमें हमने पूरा पढ़ा, हमने संधिया भी पढ़ी कि हमारे पैर और उनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे जॉइंट्स पाए जाते हैं चलने में कैसे सहायता करते हैं। हमारा पसली पिंजर पाया जाता है जहाँ पे फेफड़े और हमारा हृदय और ये सब सुरक्षित रहते हैं, हमने ये भी पढ़ा। बाह्य कंकाल घोंगा में पाया जा रहा है, पेशियों से अस्थियों की चाल चल पा रही है, मतलब अस्थियों से गमन हो पा रहा है पेशियों की वजह से। और ये कंकाल शरीर में पाया जा रहा है। धारा रेखीय शरीर मछलियों में पाया जा रहा है, जिससे क्या है वो आसानी से तैर पा रही है। तो ये सारी हमने जानकारी इसमें हासिल करी। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और बहुत सारे जो प्रश्न है आपके, कोई भी प्रश्न अगर उठ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सभी बच्चे उस पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं मुझे, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। कोई भी प्रश्न है या कुछ भी है मैं उसे कोशिश करूंगी उसको आपको बताने के लिए, उसे हल करने के लिए। तो आप ऐसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, ये थर्ड जो पार्ट है इसमें पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। तो ओके, मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, थैंक यू। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू।